Assalamu alaikum students, welcome to the channel online learning. Today we learn about the biology for grade 10. आज का हमारा टॉपिक है एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स। मेडिकल ड्रग्स को बेसिकली टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, डेट आर एंटीबायोटिक्स एंड नंबर 2 इज़ वैक्सीन्स. First of all, what are antibiotics? An antibiotic is a drug that kills or retards the growth of bacteria. एंटीबायोटिक कोई भी ऐसी मेडिसिन होती है जिसको यूज़ करते हुए आप अपनी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ को या फिर बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन को किल कर देते हैं, बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं. तो एंटीबायोटिक्स की जो मेडिसिन होती है इसको बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स से बनाया जाता है. माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स में हमारे पास शामिल है बैक्टीरिया एंड फंजाई. एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन हैं जो कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं. Bactericidal and bacteriostatic antibiotics. Bactericidal means they kill bacteria and bacteriostatic means they work by stopping bacterial growth. एंटीबायोटिक्स के ज़रिए हम अपनी बॉडी में डिफरेंट तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट कर सकते हैं. कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं जिनको हम कह सकते हैं बैक्टीरिसिडल. बैक्टीरिसिडल का मतलब ये है कि वो बैक्टीरिया को किल कर देती हैं, यानी वो एंटीबायोटिक्स जो कि बैक्टीरिया को किल कर देंगे उन एंटीबायोटिक्स को हम कहेंगे बैक्टीरिसिडल. नंबर 2 इज़ बैक्टीरियोस्टेटिक. लेकिन कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं जो कि बैक्टीरिया को किल नहीं करती बल्कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर देती हैं. तो इस तरह के एंटीबायोटिक्स को हम कहते हैं बैक्टीरियोस्टेटिक. ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स को हम बेसिकली दो तरह उनके यूजेस की बेस पे हम दो तरह की कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं. नंबर 1 इज़ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड नंबर 2 इज़ नैरो स्पेक्ट्रम. कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं जिनको हम बहुत से इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी कि उन एंटीबायोटिक्स के ज़रिए हम एक वाइड रेंज ऑफ इन्फेक्शंस का ट्रीटमेंट कर सकते हैं. तो इन एंटीबायोटिक्स को हम कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. लेकिन कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं जिनके ज़रिए हम ज़्यादा तरह के इन्फेक्शंस का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, बल्कि वो सिर्फ कुछ बैक्टीरिया का यानी कि कुछ इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं, इसलिए उनको कहा जाता है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. ग्रुप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स को बेसिकली 3 तरह के ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, डेट आर सिफेलोस्पोरिन्स, टेट्रासाइक्लिन्स एंड सल्फर ड्रग्स मीन्स सल्फोनअमाइड्स. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिफेलोस्पोरिन्स क्या होते हैं. Cephalosporins interfere with synthesis of bacterial cell wall and so are bactericidal. Cephalosporins ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि आपकी बॉडी में जाके बैक्टीरियल की जो सेल वाल होती है, यानी बैक्टीरिया की जो सेल वाल बन रही होती है उसके बनने को वो रोक देते हैं, इसलिए उनको हम बैक्टीरिसिडल कहते हैं. और सिफेलोस्पोरिन्स को हम यूज़ करते हैं नमूनिया के ट्रीटमेंट के लिए, सोर थ्रोट, टोन्साइलिटिस एंड ब्रोंकाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए सिफेलोस्पोरिन्स को यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज़ टेट्रासाइक्लिन्स. टेट्रासाइक्लिन्स क्या होते हैं? These are broad spectrum bacteriostatic antibiotics and inhibit bacterial protein synthesis. टेट्रासाइक्लिन्स एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियोस्टेटिक है. ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपको इसके नाम से पता चल रहा है, यानी कि टेट्रासाइक्लिन्स को आप बहुत से इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं. और दूसरा इनको कहा गया है कि ये बैक्टीरियोस्टेटिक भी हैं. तो बैक्टीरियोस्टेटिक का मतलब ये है कि ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी रोकती हैं. तो टेट्रासाइक्लिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक्स हैं और इसके ज़रिए हम बैक्टीरिया में जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है उसको रोकते हैं. टेट्रासाइक्लिन को हम डिफरेंट तरह के इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास शामिल है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट और इंटेस्टाइन. तो ये जो इन्फेक्शंस हैं इनकी ट्रीटमेंट के लिए हम टेट्रासाइक्लिन्स को यूज़ करते हैं. लेकिन हम टेट्रासाइक्लिन्स को वो बच्चे जिनकी उम्र 8 साल या फिर 8 साल से कम हो उन बच्चों के लिए हम टेट्रासाइक्लिन की एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करते. और स्पेशली वो एज जिसमें बच्चों में बच्चों में जो है वो टूथ की डेवलपमेंट हो रही होती है, दांत निकल रहे होते हैं, तो उस एज में स्पेशली हमें बच्चों को टेट्रासाइक्लिन्स नहीं देनी चाहिए.
Next is sulfur drugs means sulfonamides. Sulfur drugs synthetic antibiotics हैं, and sulfur drugs are synthetic antibiotics that contain sulfonamide group. Sulfur drugs ऐसे synthetic antibiotics हैं जिनके अंदर सल्फोनामाइड का ग्रुप पाया जाता है. सल्फोनामाइड एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है. ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब एक वाइड रेंज ऑफ इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है, और ये बैक्टीरियोस्टेटिक है. बैक्टीरियोस्टेटिक का मतलब ये है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहे होते हैं. तो सल्फ़र ड्रग्स क्या करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर फॉलिक एसिड की जो सिंथेसिस हो रही होती है उसको रोकते हैं. तो ये उसको रोक रहे हैं, इसलिए इसको हम बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक कहते हैं. और सल्फ़र ड्रग्स को हम यूज़ करते हैं नमूनिया के ट्रीटमेंट के लिए और यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस के लिए. सल्फोनामाइड का कुछ ग्रुप एक ऐसा भी है जो कि ऐसी मेडिसिन्स के अंदर पाया जाता है, वो मेडिसिन जो कि एंटीबायोटिक्स नहीं होती. इसमें हमारे पास एग्जांपल है थायाज़ाइड डायूरेटिक्स की. थायाज़ाइड डायूरेटिक मेडिसिन है लेकिन एक एंटीबायोटिक नहीं है, लेकिन इसमें भी सल्फोनामाइड पाया जाता है. और थायाज़ाइड डायूरेटिक की जो मेडिसिन है इसको हम ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट के लिए, यानी कि ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज़ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या है. एंटीबायोटिक्स जो है वो मेडिसन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब जो हमारी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया है वो इन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट उनमें रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गई है. इसका मतलब ये है कि हम जो एंटीबायोटिक्स लेते हैं अब उनका बैक्टीरिया के ऊपर असर नहीं हो रहा, क्योंकि बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है उन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट. तो ऐसे बैक्टीरिया जो है वो एंटीबायोटिक्स का उनके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता. तो बैक्टीरिया जो है ये रेजिस्टेंस डेवलप कैसे करते हैं, तो वो कौन से तरीके हैं जिनके ज़रिए बैक्टीरिया अपनी बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं. तो अगर हम इन मेथड्स की बात करें तो सबसे पहला मेथड जिसके ज़रिए बैक्टीरिया अपनी बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं वो है स्टॉप्स द वर्किंग ऑफ एंटीबायोटिक. बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपने कोई भी एंटीबायोटिक जब उन्हें मिलती है तो वो उस एंटीबायोटिक की वर्किंग को रोक देते हैं, यानी एंटीबायोटिक को वो काम ही नहीं करने देते. तो इस तरह से जो है वो बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है. इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, उनमें ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स होता है, यानी कि वो जीन्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं. वो जीन्स जिनके ज़रिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती है वो उन जीन्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं. तो इस तरह के जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ही मुश्किल बना देते हैं एंटीबायोटिक्स का किसी भी इन्फेक्शन के लिए यूज़ होना. तो एक और रीज़न जिसके ज़रिए बैक्टीरिया अपने अंदर रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं वो है नो एफिकेसी. नो एफिकेसी का मतलब ये है कि हम बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक्स जो यूज़ करते हैं वो एंटीबायोटिक्स हर बीमारी में, हर इन्फेक्शन में इफ़ेक्टिव नहीं होती, क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स हैं वो सिर्फ उन्हीं इन्फेक्शंस में के लिए यूज़ की जाती हैं जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो. लेकिन अगर आपकी बॉडी में जो इन्फेक्शन है वो बैक्टीरियल नहीं है बल्कि वायरस का इन्फेक्शन है, तो फिर उस जगह पे जाके एंटीबायोटिक कोई भी अपना काम नहीं कर सकती. तो एंटीबायोटिक्स से जो रेजिस्टेंस बैक्टीरिया ने डेवलप कर लिया है एक बहुत ही सीरियस और एक ग्रोइंग प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सी ऐसी डिजीज़ जो है इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं उनका अब ट्रीटमेंट नहीं हो रहा. ट्रीटमेंट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि बैक्टीरियल रेजिस्टेंस बढ़ गई है. कुछ ऐसे रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं जिनके ऊपर कुछ एंटीबायोटिक्स तो असर नहीं कर रही होती, लेकिन अगर हम उनके ऊपर ज़्यादा पावरफुल एंटीबायोटिक्स यूज़ करें तो वो उनके ऊपर असर कर जाती हैं. लेकिन कुछ ऐसे भी इन्फेक्शंस हैं जिनके ऊपर कोई भी न्यू एंटीबायोटिक आप यूज़ कर लें कोई भी उसका इफ़ेक्ट नहीं होता. नेक्स्ट इज़ वैक्सीन्स. A vaccine is a material containing weakened or killed pathogens and is used to produce immunity to a disease by stimulating the production of antibodies. वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन कोई भी ऐसा मटेरियल होती है जिसके अंदर वीकेंड या फिर किल्ड पैथोजेंस शामिल हुए होते हैं, और वैक्सीन्स के ज़रिए आप अपनी बॉडी के अंदर किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं. इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएंगे, आप अपनी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेंगे. तो जब आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन होने लगेगी तो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी इंक्रीज़ कर जाएगी.
डिस्कवरी ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन डिस्कवर कैसे हुई थी? इन द ईयर 1796 में एक ब्रिटिश फिजिशियन जिसका नाम था एडवर्ड जेनर, इसने क्या किया, इसने एक यंग बॉय के अंदर एक यंग बॉय को उसने काउ पॉक्स से इन्फेक्ट किया। यानी कि कैसे इन्फेक्ट किया, उसने उस यंग बॉय के अंदर जो है वो पस सेल्स डाल दिए। तो उससे क्या हुआ, उस यंग बॉय को काउ पॉक्स हो गया। तो जब वो बॉय जो है वो काउ पॉक्स से रिकवर्ड हो गया, ठीक हो गया, तो फिर उसके बाद जेनर ने उसी बॉय के अंदर स्मॉल पॉक्स के जो पस सेल्स हैं वो डाल दिए। तो जब उसने स्मॉल पॉक्स के पस सेल्स डाले तो उस बॉय को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। तो इस तरह से ये चीज़ क्लियर होगी कि जब भी आप इंटेंशनल इन्फेक्शन होता है काउ पॉक्स का, तो जिस इंसान को काउ पॉक्स का इन्फेक्शन होगा वो उस इंसान को स्मॉल पॉक्स से प्रोटेक्ट करेगा। तो इस मेथड को नाम दिया गया वैक्सीनेशन का, और वो सब्सटेंस जिसको वैक्सीनेट करने के लिए यूज़ किया जाता है उस सब्सटेंस को कहा जाता है वैक्सीन। मोड ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन, मोस्ट कॉमनली वैक्सीन को यूज़ करने के लिए हम इंजेक्शन यूज़ करते हैं, यानी कि इंजेक्शन के ज़रिए हम वैक्सीन लगाते हैं। लेकिन वैक्सीन्स को हम माउथ के ज़रिए यानी मुंह के ज़रिए और नेज़ल स्प्रे के ज़रिए भी इंजेक्ट कर सकते हैं। तो मोड ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन की बात की जाए तो पैथोजेंस के अंदर स्पेशल किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम कहते हैं एंटीजेंस। और जब ये पैथोजेंस हमारी बॉडी में ब्लड में इंटर होते हैं, यानी कि किसी भी होस्ट की बॉडी में इंटर होते हैं, तो ये प्रोटीन उस होस्ट की बॉडी में उसका इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करते हैं। तो जब ये उसके इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करते हैं तो उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ की सिंथेसिस होने लग जाती है, एंटीबॉडीज़ बनना शुरू कर देती हैं। ये एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, ये एंटीबॉडीज़ पैथोजेंस के साथ बाइंड कर जाती हैं और उनको किल करती हैं। इसके अलावा मेमोरी सेल्स की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, और मेमोरी सेल्स की जो प्रोडक्शन होती है वो ब्लड में ही रहते हैं। और ये जो मेमोरी सेल्स हैं वो आगे फ्यूचर में कोई भी इन्फेक्शन जो है किसी भी सेम पैथोजन से कोई भी इन्फेक्शन हो रहा हो तो वो उससे रोकते हैं। तो कोई भी वैक्सीन जिसमें वीकेंड और डेड पैथोजन शामिल होते हैं, जब इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है ब्लड के अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर, तो हमारे ब्लड में जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स स्टिमुलेट हो जाते हैं। और बी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, बी लिम्फोसाइट्स वीकेंड और डेड पैथोजेंस को रिकग्नाइज़ कर लेते हैं, उसको रिकग्नाइज़ करते हैं एज ए एनिमीज़। उनको पता चल जाता है कि हमारे दुश्मन आ गए हैं, तो उन दुश्मनों के अगेंस्ट क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। कौन प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, बी लिम्फोसाइट्स। तो बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ को अपनी बॉडी में प्रोड्यूस करने लग जाते हैं दुश्मनों के ख़िलाफ़। दुश्मन कौन है, पैथोजेंस। तो ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये फिर ब्लड में ही रहती हैं और ये प्रोटेक्शन देती हैं पैथोजेंस के अगेंस्ट, यानी कि ये हमारी बॉडी को पैथोजन से बचाती हैं। और जब कोई भी रियल पैथोजन हमारे ब्लड के अंदर इंटर होगा तो ये जो एंटीबॉडी जो हमारे ब्लड में पहले से मौजूद हैं तो ये उस पैथोजन को किल कर देंगी। वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनको स्कूल जाने से पहले उनको वैक्सीनेट किया जाए, यानी कि स्कूल गोइंग उनकी एज होने से पहले ही उनको वैक्सीनेशन उनकी हो जानी चाहिए। और वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन की वजह से जो है वो बहुत सी डाइजीज़ में जो है वो काफ़ी हद तक कमी आई है, जिसमें शामिल है वूपिंग कफ, पोलियो, स्मॉल पॉक्स और कुछ इस तरह की बीमारियाँ। लेकिन कुछ वैक्सीन्स ऐसी होती हैं जो कि लाइफ टाइम इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करती, जिसमें हमारे पास एग्जांपल है टेटनस वैक्सीन की। तो जो टेटनस वैक्सीन है वो सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए वो इफ़ेक्टिव होती है, थोड़े टाइम के लिए उसका असर होता है और उसके बाद उसका टेटनस की जो वैक्सीन है उसका असर ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए हमें बूस्टर शूट्स की ज़रूरत होती है ताकि हमें जो है वो कंटिन्यूस प्रोटेक्शन मिलती रहे। I hope students you have gained the concept of antibiotics and vaccines. If you like my video, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.